आज है 8 दिसंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज की प्रमुख खबरों में हम बात करेंगे गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की, जिन्हें 5 साल की जेल हुई है, और जानेंगे कि कैसे यह मामला प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके पुराने विवादों से जुड़ा है। हम बात करेंगे भारतीय सेना के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर उठ रहे सवालों की। साथ ही चर्चा होगी संसद में गूंजी वंदे मातरम की बहस की, जिसे प्रियंका गांधी ने सरकार की नाकामियों को छिपाने की कोशिश बताया। इसके अलावा लेखक सलमान रुश्दी की चिंताओं और भाजपा के सोशल मीडिया अभियान पर भी विस्तार से बात होगी। शुरुआत करते हैं गुजरात से जुड़ी एक बड़ी खबर से। अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि यह मामला 2003 से 2006 के बीच का है, जब शर्मा कच्छ जिले के भुज में कलेक्टर तैनात थे। अदालत ने पाया कि प्रदीप शर्मा ने एक आपराधिक साजिश रची और अंजार तालुका के वर्षमेरी गांव में सरकारी जमीन वेल्सपन इंडिया लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों को बेहद कम दरों पर आवंटित कर दी। जहां सरकारी दर 78 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, वहां शर्मा ने महज 15 से 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन दे दी, जिससे सरकारी खजाने को सीधे तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि शर्मा ने अवैध रूप से कमाए गए इस धन को वैध बनाने के लिए अपनी पत्नी श्यामल पी शर्मा का इस्तेमाल किया। उनकी पत्नी को वेल्सपन ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी में बिना किसी निवेश के भागीदार बना दिया गया और लाखों रुपये इधर उधर किए गए। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि एक आईएएस अधिकारी होने के नाते शर्मा किसी दया के हकदार नहीं हैं। लेकिन इस मामले की परतें सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदीप शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विवाद बहुत पुराना है। शर्मा कभी मोदी के करीबी थे, लेकिन बाद में बागी हो गए। 2013 में शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी ने एक महिला आर्किटेक्ट की अवैध जासूसी करवाई थी, जिसे स्नूपगेट कांड के नाम से जाना जाता है। शर्मा का दावा था कि मोदी और उस महिला के बीच नज़दीकियां थीं और राज्य की पुलिस का इस्तेमाल उस महिला की जासूसी के लिए किया गया। इसके अलावा शर्मा के भाई और आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा ने भी गुजरात दंगों और अमित शाह के खिलाफ जांच की थी, जिसके बाद उन्हें भी कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा है। आलोचक इसे बदले की कार्रवाई कहते हैं, जबकि सरकार इसे कानून का काम बता रही है। अब रुख करते हैं एक और गंभीर मुद्दे की ओर, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अभियान से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे मीम्स और वीडियो शेयर कर रही है, जिन्हें आलोचक इस्लामोफोबिक और नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर का इस्तेमाल मुसलमानों को घुसपैठियों और राष्ट्र के दुश्मन के रूप में चित्रित करने के लिए कर रही है। इन ग्राफिक्स में मुसलमानों को चूहों, सुअरों और मच्छरों की तरह दिखाया गया है। द वाया के विश्लेषण के मुताबिक बिहार में विदेशी नागरिकों की संख्या बेहद नगण्य है, लेकिन भाजपा इसे एक बड़े खतरे के रूप में पेश कर रही है। 1 दिसंबर को दिल्ली भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं को मुस्लिम वेशभूषा में दिखाया गया। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चुनाव आयोग के पास कोई ठोस डेटा नहीं है, फिर भी भाजपा एक प्रशासनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने और डर फैलाने के लिए कर रही है। असम में भी भाजपा नेताओं द्वारा इसी तरह की भाषा और इमेजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक समन्वित अभियान की ओर इशारा करता है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने अपने लेख में बाबरी मस्जिद विध्वंस और भाजपा के इतिहास पर रोशनी डाली है। पटेल लिखते हैं कि 1984 में भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें थीं। लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया और धर्म का इस्तेमाल करके पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचाया। आडवाणी की रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद गिराने के अभियान में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इसने भाजपा को चुनावी सफलता दिलाई। पटेल का कहना है कि भाजपा आज भी उसी विभाजनकारी राजनीति का इनाम पा रही है, जिसकी नींव आडवाणी ने रखी थी। संसद के शीतकालीन सत्र में भी इतिहास और राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया रहा। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। द टेलीग्राफ के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहा कि आज हम वंदे मातरम पर बहस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को नेहरू और इंदिरा गांधी की गलतियों पर चर्चा करने का बहुत शौक है, लेकिन उन्हें आज की बेरोजगारी, महंगाई और पीएमओ से जुड़े घोटालों पर भी बात करनी चाहिए।
प्रियंका ने कहा कि सत्ता पक्ष के सांसद खुद को गांधी, टैगोर और बोस से बड़ा समझने का अहंकार पाल बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम के टुकड़े किए थे। इस बहस के बीच विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया कि जब देश में लोग हवाई अड्डों पर फंसे हैं और इंडिगो का संकट चल रहा है, तब संसद एक गीत पर बहस क्यों कर रही है। अब बात करते हैं भारतीय सेना की, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए जानी जाती है, लेकिन अब वहां भी बदलाव की बयार है। द वाया में राहुल बेदी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में एक ईसाई अधिकारी लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी ने सेना के सेक्युलर चरित्र पर बहस छेड़ दी है। उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने मंदिर या गुरुद्वारे में जाने से मना कर दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बहाली से इनकार कर दिया है। जानकारों का मानना है कि सेना में अब हिंदू पौराणिक कथाओं और प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव के तहत प्राचीन ज्ञान को सैन्य प्रथाओं में शामिल किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सेना के राजनीतिकरण और धार्मिक प्रदर्शन से सैनिकों के बीच का आपसी विश्वास कमजोर हो सकता है। हाल ही में सेना प्रमुख को भगवा वस्त्रों में पूजा करते देखा गया, जिसे लेकर भी सवाल उठे हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने चेतावनी दी है कि वर्दी में धार्मिक गतिविधियों की तस्वीरें साझा करना सेना के अनुशासन के लिए ठीक नहीं है। राजनीति के अखाड़े से पंजाब की खबर। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित कर दिया है। द हिंदू की खबर के मुताबिक ये कार्रवाई उनके उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोई भी सूटकेस में 500 करोड़ रुपये लेकर आएगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने यह बात अपने पति की राजनीति में वापसी और सीएम पद की दावेदारी के संदर्भ में कही थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ पैसों की है। तकनीक और निजता से जुड़ी एक बड़ी खबर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जताई है। भारत सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत सभी स्मार्टफोन्स में जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग को हमेशा ऑन यानी चालू रखना अनिवार्य हो सकता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार का कहना है कि इससे जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे निजता के लिए बड़ा खतरा बताया है। संस्था का कहना है कि इससे पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी और आसान हो जाएगी। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। आलोचक इसे भारत को एक निगरानी राज्य या सर्विलांस स्टेट बनाने की कोशिश बता रहे हैं। पहाड़ी राज्य लद्दाख में भी तनाव बढ़ रहा है। स्क्रोल की रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के उपराज्यपाल और वहां की स्थानीय हिल काउंसिल के वित्तीय अधिकारों में भारी कटौती कर दी है। अब 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स के लिए सीधे दिल्ली से मंजूरी लेनी होगी। स्थानीय नेताओं का कहना है कि इससे लद्दाख का विकास ठप हो जाएगा क्योंकि फाइलें दिल्ली में ही घूमती रहेंगी। लेह और कारगिल के नेताओं ने इसे लद्दाख को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की साजिश बताया है। वहां के लोग पहले ही राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड से एक विचलित करने वाली खबर आई है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के पास सेलाकुई में मृत पशुओं के अवशेष ले जा रहे मजदूरों पर भीड़ ने हमला किया और उनकी गाड़ी फूंक दी। आरोप है कि हमलावर बजरंग दल के थे। पीड़ितों के पास लाइसेंस था, फिर भी उन्हें पीटा गया और पुलिस ने उल्टा उन्हीं पर मामला दर्ज कर लिया। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिससे इलाके में मृत जानवरों के शव सड़ने लगे और भारी बदबू फैल गई। ये घटना दिखाती है कि कैसे गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता के लिए भी संकट बन रही है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी 500 उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे हजारों यात्री परेशान हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मंत्रालय ने इसके लिए इंडिगो की रोस्टरिंग यानी क्रू मेंबर्स की ड्यूटी लगाने में हुई गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया है। संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, लेकिन अब हालात ये हैं कि टिकटें महंगी हैं और उड़ानें रद्द हो रही हैं। कानूनी मोर्चे पर उत्तर प्रदेश से एक राहत की खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन के बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर 3 महीने की रोक लगा दी है। मकतूब मीडिया के अनुसार कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को आरोपियों का पक्ष सुनना होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। इसे बुलडोजर न्याय की नीति पर एक लगाम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मीडिया की जवाबदेही तय करते हुए एनबीडीएसए ने 5 समाचार चैनलों को फटकार लगाई है। मकतूब की रिपोर्ट बताती है कि इन चैनलों ने एनसीईआरटी की एक किताब में छपे काल्पनिक पत्र को लव जिहाद की साजिश बताकर पेश किया था। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इसे सांप्रदायिक और भ्रामक रिपोर्टिंग मानते हुए चैनलों को यह वीडियो हटाने का आदेश दिया है। यह फैसला इस बात का सबूत है कि कैसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर बिना तथ्यों के नफरत भरे नैरेटिव चलाता है। मनोरंजन जगत और कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर केरल से है।
मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 के बहुचर्चित अभिनेत्री अपहरण और गैंगरेप मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि दिलीप के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं मिले। हालांकि इस मामले के मुख्य आरोपी पल्सा सुनी को दोषी करार दिया गया है। दिलीप ने बरी होने के बाद कहा कि उनके खिलाफ पुलिस के एक गुट ने साजिश रची थी ताकि उनका करियर बर्बाद किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हलचल तेज है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लंदन में यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को लेकर यूरोप और यूक्रेन दोनों में संदेह है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि उन्हें ठोस सुरक्षा गारंटी चाहिए। उधर रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कीव में बिजली का संकट गहरा गया है। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि यूरोप अब अमेरिका के भरोसे न रहकर अपनी सुरक्षा नीति को खुद मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और अंत में बात मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की। सलमान रुश्दी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में भारत और दुनिया के हालात पर अपनी गहरी चिंता जताई है। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में रुश्दी ने कहा कि भारत में इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है ताकि यह साबित किया जा सके कि हिंदू अच्छे हैं और मुस्लिम बुरे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं। रुश्दी ने खुद पर हुए जानलेवा हमले के बारे में कहा कि यह उनकी दूसरी जिंदगी है और वे इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेरिका में किताबों पर लग रहे प्रतिबंधों पर भी उन्होंने चिंता जताई। उनका मानना है कि अगर बच्चों को उनके देश के इतिहास का सच नहीं बताया जाएगा तो ये भविष्य के लिए खतरनाक है। रुश्दी का कहना है कि लेखन अपने आप में एक उम्मीद है और वे लिखना जारी रखेंगे। हरकारा के आज के अंक में इतना ही। ये तमाम खबरें हमारे वक्त की नब्ज टटोलती हैं और बताती हैं कि समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हरकारा के साथ। शोर कम रोशनी ज़्यादा। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।